हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी आप लोग उठ जाइए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जा सके। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी और बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी जल्दी उठिए, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चों, एक बात बता देते हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है। गिन चुन के 10 दिन बचा हुआ है बाबू, ध्यान में रखना है और इसी में अपने आप को क्या करना है, मजबूत करना है। जिन बच्चों का तैयारी हो चुका है एकदम प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, एकदम लगे रहिए। और जिनका तैयारी अभी नहीं हुआ है एकदम रटिए क्वेश्चन को, क्योंकि अभी समझना उस लेवल तक आपके लिए जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, जो समझने लायक है समझिए, जो नहीं समझ में आता है उसको याद करिए, क्योंकि आपके पास टाइम का बहुत ही अभाव है। लेकिन ये जो 10 दिन है इसमें क्या करना है, अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है, पूरा मेहनत करना है, तभी आप अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपके अनुसार क्या होगा, नंबर आएगा। उतना नंबर आप हासिल कर सकते हैं जितना आप लक्ष्य बनाए होंगे। अभी 10 दिन भी बहुत है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इतना दिन में और ज्यादा क्या होगा, तैयारी आपका मजबूत हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। एक गुरु का फर्ज होता है कि एक मतलब जो एक स्टूडेंट होता है उसको अच्छी राह दिखाए, उसके बात बात में समझाए कि कैसा करना है कैसा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, जो बायोलॉजी का एग्जाम है 1 फरवरी को, तो इसके लिए हम लोग VVI क्या 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करके ऑल पे करेंगे। और ये अटेंडेंस सभी बच्चे बना देंगे लाइक करके। सभी बच्चे लाइक करके अटेंडेंस बना दीजिए ताकि बाबू पता लग सके कि हाँ सभी बच्चे आ चुके हैं और सभी बच्चों का अटेंडेंस लग चुका है, सभी बच्चे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कर लीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। आपको इस पे मैसेज करना है, हाय, लिंक आएगा, दबाइए और उसमें क्या करिए, ज्वाइन करिए। तो बाबू हम क्लास को शुरू करें क्योंकि टाइम कम है और फटाफट क्लास किया जाएगा, क्योंकि 10 दिन है, इसी में जितना पढ़ लेंगे उतना हम लोग के लिए सही है। बाबू पहला नंबर क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत की व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पुनरावृत्ति सिद्धांत को बताएं चाहे व्याख्या करें, तो पुनरावृत्ति सिद्धांत को सबसे पहले लिखिएगा कि हेकल नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था, है ना। और हेकल नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि प्रत्येक जो जीव होता है ना अपने भ्रूणीय विकास में, है ना, जब भ्रूण का उसका विकास होता है तो अपने इतिहासीय विकास को क्या करता है, दोहराता है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जो जीव जंतु होता है, ठीक है, जो प्रत्येक जो जीव होता है ना, अपने भ्रूणीय विकास में क्या अपने इतिहास को दर्शाता है। यानी जो उसके पूर्वज, जो उनके पूर्वजों के साथ हुआ होगा, उनके पूर्वज भी भ्रूण में इसी प्रकार का विकास हुआ होगा और हमारे में भी क्या होता है, आजकल के मानव में भी इसी प्रकार का विकास हुआ है। ये इनका कहने का मतलब है। किसका, तो बाबू याद रखना है कि हेकल साहब का पुनरावृत्ति सिद्धांत में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको लिखना है सिंपल सा कि पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने दिया था, हेकल साहब ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय विकास में अपने इतिहासीय मतलब जो होता है ना, जातीय विकास होता है, उसके इतिहास को क्या करता है, पुनः दोहराता है। यानी जैसे प्यारे बच्चों भ्रूणीय विकास की बात करें तो जो मछली का अंडा होता है ना, ये भी तो मछली भी तो जीव है ना, मछली का जो अंडा होता है भ्रूणिया में क्या होता है, सब एक समान दिखता है, अंडा है ना, सब एक समान दिखता है। चाहे मानव का जो भ्रूण होता है शुरुआत में सब एक समान दिखता है, भले ही बाद में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी जो हमारे पूर्वज होंगे उनका भी भ्रूण का विकास जैसे आज हो रहा है, उस समय उसी समय जब उन लोगों का समय होगा तो वो जो भ्रूण का विकास हो रहा होगा जैसे आज हो रहा है उसी प्रकार से होता होगा। और इसी को कहा जाता है पुनरावृत्ति सिद्धांत, जिसको हेकल साहब ने दिया था। क्या आपके दिमाग में घुसा, ये क्वेश्चन घुस गया होगा? तो लिखिएगा सबसे पहले कि पुनरावृत्ति सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत को मतलब यहां पे याद रखना है कि ये जो सिद्धांत है इनके अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्धन में ऐसे सभी प्रस्थाओं से गुजरती है जिन अवस्थाओं में कभी उनके पूर्वज धीरे धीरे विकसित होकर बने होंगे। यानी ये ही तो बात हम आपको अभी बता रहे थे ना, है ना, कि जो हमारे पूर्वजों का भ्रूण का विकास जिस तरह से हुआ होगा उसी प्रकार से अभी हमारा भ्रूण का भी विकास मानव में होता होगा, ठीक है, याद रख लेना है। इसी के आधार पर हेकल नामक एक वैज्ञानिक थे, है ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पुनरावृत्ति क्या किया, सिद्धांत प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय विकास में अपने जातीय विकास को क्या करता है, दोहराता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पुनरावृत्ति सिद्धांत कहते हैं। क्या आपके दिमाग में गया, क्या आपको स्पष्ट हुआ, एक बार बता दीजिए,
है ना, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे। देखिए किंतु इसके कुछ पद यहाँ पे क्या है, संक्षिप्त होते हैं और कुछ पद क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। ये आपको लिखना है। क्या आपको स्पष्ट हो गया कि पुनरावृत्ति सिद्धांत क्या है जिसको हेकल साहब ने दिया था और हेकल साहब ने कहा क्या था, ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मत्स्य पालन यानी मछली पालन, मत्स्य पालन बाबू यहाँ पे जो जलीय जंतुओं का पालन होता है इसको पीसी कल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। और मत्स्य पालन जो होता है, मत्स्य पालन की बात करें तो इसमें मछली पालन आ गया, केकड़ा पालन आ गया, जो भी जलीय जंतु का पालन होता है वो इसके अंतर्गत आता है। और ये जो मत्स्य पालन है ना, हमारे खाद्य उत्पादन की मतलब बढ़ाने की वो कार्य नीति में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे देश का जो बहुत सारा ऐसा अधिक आबादी है जो इस पे निर्भर करता है, इसको खाने पे निर्भर करता है, इस पे आश्रित है। कितने सारे लोग क्या है, इस पे आश्रित है। कितने लोगों का इससे घर चलता है, क्योंकि बहुत सारे मछुआरे होते हैं, किसान होते हैं जो मछलियों को बेच के अपना पेट भरते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनको खा के अपना पेट भरते हैं। तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा जनसंख्या है ना, बहुत बड़ा जो आबादी है जो मछलियों पे और केकड़ों पे, ये सब मतलब जलीय जंतुओं पे निर्भर है ना। तो ये आपको क्लियर रख लेना है। तो चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मत्स्य पालन क्या है। भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी भूमिका बताएं। भोजन की गुणवत्ता बताएं, सुधार में इसकी भूमिका बनाएं। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा लिखिएगा कि मत्स्य पालन एक प्रकार का क्या है, उद्योग है। सही बात है, ये क्या है, उद्योग है जिसका संबंध मछली एवं अन्य जलीय जीव, जैसे कि मतलब क्या होता है, जलीय जीव को पकड़ना, उसका यहाँ पे क्या प्रसंस्करण तथा उनको बेचने से क्या होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादकों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे यहाँ पे झींगा हो गया, केकड़ा हो गया आदि पर क्या है, आश्रित है ना, आश्रित है। इससे लोग खाते भी है और इससे लोग बेच के पैसा कमाते हैं, अपना घर भी क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पे जो मत्स्य पालन है उसका क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। यानी भारत के जो अर्थव्यवस्था है इसमें भी ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, मत्स्य पालन। ठीक है, याद रखना। यह यहाँ पे तटीय राज्य में विशेष करके लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। यानी ये जो है पश्चिमी जो होता है तटीय राज्य, जहाँ पे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि समुंदर हो गया, वहां पे जो जहां वहां के जो किसान होते हैं, वहां के जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। ठीक है, याद कर लेना है। ठीक है, और उनकी जीविका का एक मात्र साधन है। वो लोग क्या बाबू क्या करते हैं कि वो लोग मछली उछली बेच उच के ही अपना परिवार और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, मत्स्यता मतलब मत्स्य पालन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसका उत्पादन को क्या बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही है। आजकल मत्स्य पालन की आप देखिए विकसित तकनीक को बाबू क्या नील क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको इतना लिखना है कि मछली पालन के बारे में आपको लिखना है कि मछली पालन क्या है, मछलियों से क्या क्या होता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, एक बार बता दीजिए, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रासायनिक विकास के बारे में संक्षेप में लिखें। बाबू रासायनिक विकास को किसने दिया था, तो बाबू बोलेंगे कि ओपेरोन तथा हेल्डन नामक एक वैज्ञानिक ने बाबू रासायनिक विकास को दिया था, है ना, रासायनिक विकास को दिया था, है ना। एप्रोन तथा जेबियस हेल्डन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, तो बाबू रासायनिक विकास को दिया था। यानी प्यारे बच्चों इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने क्या कहा था कि रासायनिक विकास जो हुआ था ना, मतलब अब पृथ्वी पे जिंदगी उत्पन्न होने से पहले रासायनिक विकास हुआ था। जीवन की उत्पत्ति होने से पहले क्या हुई थी, रासायनिक मतलब क्या होती, विकास हुई थी। जैसे हमने आपको बिग बैंग थ्योरी समझाया था कि बिग बैंग थ्योरी में क्या था, एक आग का गोला था, है ना। जब वो ब्लास्ट किया तो क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। उसी में से एक जो टुकड़ा है हमारा क्या है, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लगभग बहुत ज्यादा था, है ना। पृथ्वी हमारी बहुत गर्म थी। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई उसमें गैसों का निर्माण होता गया, हमारा ओजोन परत बना, है ना। यानी गैसें बनने लगी, वायुमंडल बनने लगा, जल वाष्प होने लगा, है ना। ये सब जितने भी चीजें हैं बाबू, ये जैसे जैसे पृथ्वी बनी वैसे वैसे ठंडी होती गई, है ना। यानी चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक विकास का सिद्धांत किससे है, तो ओपेरोन तथा हेल्डन, है ना। याद रखना है कि हेल्डन से है ना। यहाँ पे याद रखना है कि जिसके अनुसार यदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं की कार्बनिक यौगिक का निर्माण, फिर बड़े कार्बनिक अणु और उसके संघनन से प्राथमिक जीव संरचना की उत्पत्ति होती है, जिसके बाद ये यहाँ पे स्टेनले जो मिलर प्रयोग है, इसके प्रयोग में क्या किया गया था, सिद्ध किया गया था कि जो जीवन की उत्पत्ति है जल से हुई है। स्टेनले मिलर सिद्धांत बताते हैं कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है जल से हुई है, लेकिन
बाबू जीवन की उत्पत्ति से पहले क्या हुआ था, रासायनिक विकास हुआ था। ये अवधारणा दिया गया था किसके द्वारा, तो ओपेरॉन तथा हेल्डन के द्वारा दिया गया था कि स्थलीय उत्पत्ति यानी जीवन उत्पत्ति से पहले क्या हुआ था, रासायनिक उत्पत्ति हुआ था। ये आप लोग क्लियर रख लीजिएगा, 100% एग्जाम में आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि रोग का प्रसार कैसे होता है, संक्षेप में लिखे, यानी रोग कैसे फैलता है। तो बाबू फैलने का तो बहुत सारा कारण है, अब जरूरी नहीं है कि हम ये आंसर लिखे हैं यही आप लिखेंगे, आप अपने से भी लिख सकते हैं कि रोगों का प्रसार यानी रोगों का जो रोग होता है ना उसका फैलाव कैसे होता है। तो सिंपल सा लिखिएगा कि रोगों में संक्रमण रोग का ही प्रसार होता है ना। संक्रमण रोग वही होता है जो प्यारे बच्चों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। जैसे कैंसर हो गया, ये असंक्रामक रोग हो गया, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, तो इसका क्या होगा बाबू, फैलाव नहीं होगा, क्योंकि ये असंक्रामक रोग है। जैसे मलेरिया हो गया, हमारा टाइफाइड हो गया, ये सब क्या होता है, संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये किस किस प्रकार से फैल सकता है इसी के बारे में आपको लिखना है। तो सिंपल सा आप लोग लिखिएगा कि संक्रामक रोगी के सीधे संपर्क आने में क्या होगा बाबू, क्या हो जाएगा, जो संक्रामक रोगी हो गए उसके सामने आइएगा और वो छींक देगा आपके मुंह पे, क्या होगा बाबू, आप भी संक्रमित हो जाएंगे, है ना। उसका जूठा खाना खाएंगे, उसके मल मूत्र से, हर चीजों से फैलता है ना। तो सिंपल सा लिख दीजिएगा कि संक्रमित रोगी के सीधे संपर्क में आने से, जैसे एक बीमारी लिखा गया है दाद, जो कवक के द्वारा होता है ना, उसका मतलब जिसको दाद उद है ना, उसका कपड़ा पहना हुआ आप पहन लेंगे तो आपको भी हो जाएगा, उसके संपर्क में आ जाएंगे, मतलब उससे टच होगा बदन उदन, आपको भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए रोगाणु वाहक जैसे मच्छर, मक्खी आदि, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो बाबू ये जो मक्खी जो होती है ना, जो टाइफाइड हो गया, टाइफाइड क्या है, संक्रामक रोग है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और ये कैसे फैलता है, तो बाबू आपको बता दें कि ये रोगी जो होते हैं ना, जो रोगी होते हैं उनके मल मूत्र से ज्यादा ये फैलता है, और फैलाने में अहम भूमिका निभाती है ये कौन, मक्खियां। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी को टाइफाइड हुआ, अब टाइफाइड हुआ तो उसके मल मूत्र पे क्या हो गई, मक्खियां बैठी और वहीं आके आपके खाने को दूषित कर दी, उसी पे बैठ गई। अब वो दूषित खाना आपने क्या किया, खा लिया, तो आपको भी क्या होगा, रोग हो जाएगा, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, जैसे मच्छरों के द्वारा हो सकता है, मक्खियों के द्वारा हो सकता है, ये सब क्या होते हैं, रोगों का प्रसार होता है। संक्रमित पेय एवं खाद्य पदार्थों के संग्रहण से, जैसे हैजा 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 हो गया है ना, हैजा यानी उसके जूठा खाइएगा तो क्या होगा, आपको बीमारी फैल जाएगी। तो रोगों का प्रसार कुछ इस प्रकार से हो सकता है। आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो एक बार यस बोलिएगा। चलिए ये इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए कि कुटकुट फॉर्म प्रबंधन पर विवरण दें। कुटकुट का मतलब क्या होता है, कुटकुट फॉर्म प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण दें। कुटकुट का मतलब क्या होता है, मुर्गी पालन हो गया, बतख पालन हो गया, ये सब प्यार बच्चों इनको क्या कहा जाता है, कुटकुट पालन कहा जाता है। और ये भी बाबू, ये जो कुटकुट पालन है ना, इस पे भी हमारी आबादी का बहुत सारा ऐसा जनसंख्या है, हमारी आबादी है जो इस पे निर्भर करती है, खाने पीने पे, इससे कितना लोगों को घर चलता है ना। ये आप लोग क्लियर रख दीजिएगा। देखिएगा मुर्गी फॉर्म में घरेलू मुर्गी व तत्व, यहाँ आप देखिए तीतिर है ना, तीतिर जो होते हैं वे भी मुर्गी की तरह होते हैं, उनका देखभाल, उनका जनन क्रिया, लालन पालन, उसके उत्पादन जैसे मांस, अंडा है ना, सफल यहाँ पे क्या प्रबंध ही मुर्गी फॉर्म प्रबंध कहलाता है। यानी कहने का मतलब मुर्गी फॉर्म प्रबंध कहिए चाहे कुटकुट पालन कहिए, आप इनमें क्या करिएगा, मुर्गियों को लाइएगा, छोटे छोटे बच्चों को, उसका लालन पालन करिएगा। वो बाबू लालन पालन करिएगा तो वो क्या देगी, अंडा देगी। अब अंडे को क्या करिएगा, आप बेचिएगा तो उससे आपका घर चलेगा, है ना। उसका मांस बेचिएगा, मुर्गी को काट के बेचिएगा। चिकन आजकल लोग चिकन खाता है ना, बहुत सारा ऐसा आबादी है भारत का, है ना, जो चिकन पे निर्भर है, डेली बाय डेली उनको चिकन चाहिए। आज चिकन तो कल मटन तो कल अंडा, है ना। तो बहुत सारा ऐसे हमारे देश का आबादी है जो इन सब पे निर्भर करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका घर द्वार भी चलता है मुर्गियों को बेच बेच के, चाहे मुर्गी के अंडे बेच बेच के वो अपना लालन पालन करते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है कुटकुट फर्म प्रबंधन। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कि इसकी सफलता के लिए फॉर्म के, यहाँ देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से मुर्गियों की संख्या रखना, मुर्गियों को रोग से बचाव के लिए टीका का प्रयोग करना, यहाँ पे देखिए सांपों, बिल्ली एवं कुत्तों से क्या करना, बचाना। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे क्या करना, व्यवस्था करना, यानी इनको बचाने के लिए, इनको अच्छे से रखने के लिए, इनको खाने पाने के लिए सब चीज आपको देना, इनको कोई मतलब रोग ना हो इसके लिए इनको टीका देना, इंजेक्शन देना। ठीक है, ठंडी गर्मी से क्या बचाना, व्यवस्थित रखना, इन सबको क्या कहलाता है, पौष्टिक आहार देना। ये सारी की सारी चीजें क्या आती है, कुटकुट फॉर्म प्रबंधन के अंतर्गत आती है कि उनको बचाइए, उनको लालन पालन करिए, उनको हर वो सुविधा दीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से ही मुर्गियों को रखिए उसमें। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, कुटकुट फॉर्म प्रबंधन, जो कि हमारे प्यारे बच्चों खाद्य उत्पादन की
जो बढ़ोतरी है उसमें कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया। चलिए बच्चे जो हैं क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है। ट्रांसजेनिक जो जंतु होते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है, ट्रांसजेनिक जंतुओं से मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा क्या क्या लाभ है, तो ट्रांसजेनिक जंतुओं से निम्नलिखित लाभ है। सबसे पहले तो ये हेडिंग डालिएगा, आप लोग हेडिंग डालना मत छोड़िएगा, ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग डालिएगा कि ट्रांसजेनिक जंतुओं से निम्नलिखित लाभ है, और क्या क्या लाभ है हम आपको बता देते हैं। पहला कि इनसे अधिक दूध, मांस, अंडा तथा मतलब ये सब का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ आप देखिए उत्पन्न जीवों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होता है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इन यहाँ पे देखिए इससे प्राप्त जीव अधिक कार्यशील मतलब क्या कार्यशील होते हैं, है ना, अत्यधिक बलशाली होंगे, अत्यधिक दूध देंगे, अत्यधिक उनमें मांस होगा, है ना, अत्यधिक रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति होगी, ये सब इनका होता है। ये जंतु आर्थिक संरचना सुदृढ़ मतलब क्या यहाँ आप देखिए सुदृढ़ करने के आधार क्या होता है इनका, यहाँ पे स्तंभ होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु जो होते हैं, है ना, उनका ये लाभ होता है। तो आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए यहां आप देखिए पैलिंड्रोम्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो बाबू पैलिंड्रोम्स हमने आपको क्या बताया था, पैलिंड्रोम्स के बारे में हमने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया, सब्जेक्टिव में भी बताया कि पैलिंड्रोम्स क्या होता है। तो पैलिंड्रोम्स के बारे में हमने आपको क्या बताया कि वर्णों का एक ऐसा समूह होता है जिसको आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए वो एक समान दिखलाई देता है। जैसे जहाज हो गया, मलयालम हो गया, है ना, कनक हो गया, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये पैलिंड्रोम जैसे होते हैं। यानी लिखिएगा कि यह वर्णों या अक्षरों का एक ऐसा समूह है जिसे बना शब्द आगे या पीछे से पढ़ने पे क्या होता है, समान बनता है। जैसे कनक हो गया, कनक को इधर से पढ़िए इधर से पढ़िए, नमन को इधर से पढ़िए उधर से पढ़िए, मलयालम को इधर से पढ़िए उधर से पढ़िए, एक समान दिखाई देगा। यानी डीएनए पैलिंड्रोम से यह तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्म का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का क्या हो, अभिन्यास जो हो समान रखा जाए। जैसे प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे याद रखना है कि 5 डैश से क्या है, 3 डैश है, और इसके बीच हम लोग क्या लिख देते हैं, GAA, है ना, TTC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डैश। तो अगर हम यहाँ पे 5 डैश को क्या करें, 3 डैश करें, तो यहाँ पे जी का क्या होगा, बाबू हमने आपको क्या बताया था कि ये जो मान लीजिए कि डीएनए है, तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन जुड़ा हुआ था, मतलब हुआ होता है। तो ग्वानिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो ग्वानिन का क्या हो जाएगा साइटोसिन, एडेनिन का थाइमिन, एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का क्या हो जाएगा एडेनिन, थाइमिन का एडेनिन, और साइटोसिन का ग्वानिन, और 3 डैश का क्या हो जाएगा पाइन डैश। यानी डीएनए का भी तो वही बात हुआ ना कि जिसके पढ़ने का क्या हो, अभिन्यास समान रखा जाए, 3 डैश से 5 डैश, 5 डैश से 3 डैश, दोनों डीएनए सूत्र एक जैसा अनुक्रम पढ़ने पे मिलता है। जैसे प्यारे बच्चों इधर से पढ़िए, इधर से 5 डैश GAA TTC और 3 डैश, अब इधर से पढ़िए देखो क्या होगा 5 डैश GAA TTC, यानी इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, ये डीएनए का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसको आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए एक समान दिखलाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। क्लियर हो गया कि पैलिंड्रोम्स क्या है, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। संक्षेप में बोला गया है, थोड़ा सा हमें आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो बाबू हमने आपको क्या बताया कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में लिखिएगा कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ही, याद रखना है कि डीएनए से क्या लिखिएगा कि डीएनए से एमआरएनए का बनना यानी मैसेंजर आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, तो आप बोलिएगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहिएगा बाबू, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, हमने आपको पढ़ाया है भाई। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो आप लोग सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि डीएनए से आप लोग क्या करिएगा कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहलाती है। तो सिंपल सा लिखिएगा कि डीएनए अनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण की यहाँ पे क्रिया जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये संक्षेप में हो गया कि अगर आपसे संक्षेप में बोला जाए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो लिखिएगा कि डीएनए जो सूचनाएं होती है उनको कहां पे स्थानांतरित करे, तो एमआरएनए तक उसको स्थानांतरण करने की क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, तो बाबू ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और एमआरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ट्रांसक्रिप्शन
क्रिया डीएनए द्विगुणन से मिलती जुलती होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। डीएनए के प्रमोटर्स हिस्से में इस यहाँ पे एंजाइम से बांधने के बाद यह क्रिया प्रारंभ होती है ना। ये इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला क्या है कि प्रमोटर से बांधकर एमआरएनए श्रृंखला का प्रारंभ करना। आरएनए यहाँ देखिए क्या लिखा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वृद्धि से, है ना, ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पे समापन के द्वारा। तो ये तीनों द्वारा आप बाबू ट्रांसक्रिप्शन बना सकते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन वही होता है जो बाबू डीएनए को एमआरएनए का बनना ही हमारा क्या कहलाता है, डीएनए सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए तक बनने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला 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 अब देखिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है बाबू, इसको हमने क्या नहीं पढ़ाया, कई बार पढ़ा चुका है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का संक्षिप्त मतलब क्या, संक्षिप्त वर्णन करें। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, तो हमने आपको क्या बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहिए या इसे ही आप कह दीजिए पुनर्योगज डीएनए, है ना, पुनर्योगज डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहिए या इसे ही आप लोग कहिए पुनर्योगज डीएनए। बाबू क्या किया जाता है, संक्षिप्त में समझ लीजिए हमसे कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। पुनर्योगज डीएनए, तो पुनर्योगज डीएनए की बात करें कि मान लीजिए कोई पादप है, हम पादप ले रहे हैं, ये पादप ए है, ठीक है, और इसी के जैसा हमने क्या किया, एक पादप और लिया, ठीक है। मान लीजिए अमरूद का पेड़ हम लिए, अमरूद सबसे बढ़िया कि ये कोई पादप ए है और ये कोई पादप बी है, ठीक है। तो ये जो पादप ए है इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा है, कई बार समझा चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको मतलब क्या समझा रहे हैं, प्रतिरोधक क्या है, अच्छा है ना, रोग प्रतिरोधक अच्छा है, हर वातावरण में अपने आप को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड रख रहा है, अच्छे से रह रहा है ना, इसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि फल कम होता है, फल क्या होता है, कम होता है इसमें, ठीक है। तो इसके डीएनए में कोई ना कोई उपस्थित जीन होगा, इसके डीएनए में कोई ना कोई उपस्थित जीन होगा जिसके कारण इसका क्या होगा, रोग प्रतिरोधक जो होगा वो अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक जो होगा क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। अब मान लीजिए कि ये भी कोई डीएनए है ना, ये भी कोई पादप है भी, अब इसका क्या होता है, फल तो बहुत लगता है लेकिन इसमें क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, रोग प्रतिरोधक क्या होगा, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ना, क्या है, अच्छा नहीं है, क्या है, इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं है। तो इसके भी डीएनए में कोई ना कोई उपस्थित जीन होगा, है ना, जिसके कारण इसका रोग प्रतिरोधक अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक एडवांटेज है कि इसमें क्या होता है, फल बहुत अच्छा लगता है, फल ज्यादा लगता है, लेकिन ज्यादा लगने का कारण क्या कि इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो फिर फायदा क्या है। लेकिन इसमें कम फल होता है लेकिन इसमें कीड़े नहीं लग सकते हैं। तो क्या किया जाता है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा इसके डीएनए को क्या किया जाता है, खंडित किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा, है ना। पादप ले लीजिए, हम पादप ले लीजिए चाहे जंतु कोश का ले लीजिए, है ना, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे पादप में। तो इसके डीएनए को लिया जाएगा, इसके डीएनए को काटा जाएगा, है ना, काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जैसे एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। फिर प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस डीएनए से निकाल के जीन क्या किया जाता है, इस डीएनए में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो डीएनए बना वो क्या बना हमारा, तो बाबू रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। क्लियर हुआ, हो गया। चलिए तो अब यहां पे समझिए कि प्रतिबंध एंजाइम जिस डीएनए को काटा गया था उसी से प्लाज्मिड को भी क्या किया जाता है, काटा जाता है। इसके प्लाज्मिड का एक टुकड़ा काटकर अलग हो जाता है, शेष बचे हुए बड़े भाग में डीएनए के टुकड़े मतलब कटे हुए टुकड़ों को एंजाइम लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है ना। वह प्लाज्मिड जिसमें डीएनए के टुकड़े को जोड़ा गया है उसे पुनर्योगज डीएनए या हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, जो कि हमने आपको यहाँ पे समझाया और यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तो बस यही चीजें आपको क्या कर देनी है, चेप देनी है एग्जाम में, और आप लोग इसको लिख के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए कि सहलंगता को परिभाषित करें। क्या लिखा गया है कि सहलंगता को क्या करें, परिभाषित करें। सहलंगता को परिभाषित करें तो सहलंगता क्या है, तो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा अलेल जो अर्धसूत्री विभाजन यानी जो मियोटिक विभाजन होता है उसके समय में एक दूसरे से बिना पृथक्करण हुए क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है बिना बदलाव के। अगर एक मतलब याद रखना है कि एक ही क्रोमोसोम में उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो मियोटिक्स विभाजन में क्या बिना किसी बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए बिना किसी बदलाव के। यानी याद रखना है कि डीएनए में उपस्थित वे जीन यानी क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या हो बाबू, याद रख लेना है
कि एक दूसरे के बिना पृथक हुए, यानी बिना बदले एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में अगर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू सहलंगता कहते हैं। तो ये आप क्लियर रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। लिंकेज के बारे में पूछेगा, डिफाइंड लिंकेज, तो लिंकेज का आपको डेफिनेशन हमने बता दिया, ये आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए कि गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं, ऐसे 3 विकारों के नाम बताएं। बाबू गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, तो बाबू गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, जब हमारे क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाते हैं तो होता है ना। जब हमारे गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग ना हो पाने के कारण ये विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें क्या होता है, किसी में एक गुणसूत्र ज्यादा चला जाएगा, किसी में एक गुणसूत्र कम आता है, तो ये क्या है, गुणसूत्रीय विकार है। जैसे इसके होने वाले रोग क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसेमी के कारण से होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ट्राइसेमी के कारण से होता है। अगर बात किया जाए मोनोसेमी के कारण, तो डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। तो देखिए अगर पूछा जाएगा गुणसूत्रीय विकार क्या है, तो मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन से यह विकार क्या होता है, उत्पन्न होता है। कोशिकीय विभाजन के समय क्रोमेटिड एवं यहां पे याद रखना है कि विसंयोजन में होने वाली गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य क्या हो जाता है, जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये प्यारे बच्चों किस कारण से होता है, तो जब गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं, तो किसी में एक गुणसूत्र ज्यादा चला जाएगा और किसी में एक गुणसूत्र कम होगा। और इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, तो टर्नर सिंड्रोम। बाबू टर्नर सिंड्रोम किसके कारण से होता है, मोनोसेमी के कारण। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये ट्राइसेमी के कारण होता है, जिसमें क्या होती है, 46 + 1 बढ़ जाएगा, 47 को गुणसूत्र हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये भी ट्राइसेमी के कारण से होता है, और इसमें भी क्या होता है, वो गुणसूत्र अलग मतलब क्या बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि जब ये बढ़ता है तो इसका भी 47 हो जाता है। तो क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, 44 प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, x क्या हो जाता है, y हो जाता है। ये किस में होता है, तो बाबू याद रखना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 + 0x हो जाता है। ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों को विभेद करें। 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों को विभेद करें, है ना, यानी विभेदता बताना है कि लैमार्क ने क्या कहा था, डार्विन ने क्या कहा था। तो सुनिएगा सभी बच्चे, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। कि लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों का विभेद करें तो लैमार्क का सिद्धांत क्या कहता है और डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है। तो लैमार्क का सिद्धांत ये कहता है कि लैमार्क का मत था कि जिराफ की पूर्वजों की गर्दन छोटी थी तथा ये भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने का प्रयास में लग गए। बाबू यहां पे लैमार्क साहब ने क्या कहा कि जो लैमार्क ने, देखिए सबसे पहले सुनिए आप मेरी बात, कि लैमार्क साहब ने क्या कहा। लैमार्क ने कहा कि जो जिराफ होते थे ना, आप लोगों ने जिराफ देखा होगा, बड़ा लंबा लंबा गर्दन होता है जिराफ का, है ना। जिराफों की जो गर्दनें थी वो छोटी थी, लेकिन वो पत्तियों उत्तियों को खाने के लिए ना वो क्या करने लगे, अपने गर्दन को इसे बढ़ाने लगे। तो बढ़ते बढ़ते समय बीतता गया तो जिराफ क्या होते गए, जिराफ की गर्दनें जो होती गई लंबी होती गई, है ना। जबकि डार्विन साहब ने ये कहा कि नहीं, जिराफ जो थे वो प्रकृति के हैं, मतलब कुछ जो जिराफ थे जिनकी गर्दनें छोटी थी, कुछ जो जिराफ थे जिनकी गर्दनें लंबी थी, है ना। तो अपने अनुकूलन के अनुसार छोटी गर्दनों वाले जिराफ क्या हो गए, इस दुनिया से विलुप्त हो गए, और मतलब बड़े गर्दनों वाले जो जिराफ थे वो बच गए। सुनिएगा अभी आपको पता चलेगा। यानी लैमार्क ने क्या कहा, लैमार्क का मत था कि जिराफ की पूर्वजों की गर्दन छोटी थी तथा ये भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने में प्रयास करने लगे थे। और देखिए डार्विन का सिद्धांत क्या था, तो डार्विन कहते थे कि डार्विन का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी, यानी किसी का छोटा था किसी का बड़ा था। हमने आपको अभी ये समझाया था, है ना। लंबाई में यह भिन्नता विभिन्नता के कारण थी, यह विभिन्नता वंशगत थी कि जिसके छोटे गर्दन होंगे मतलब इनकी वंशानुगणत होगी, यानी छोटे जिराफ वाले मतलब छोटे गर्दन वाले भी जिराफ हुआ करते थे और बड़े गर्दन वाले भी जिराफ हुआ करते थे। ये किसका ने कहा था, डार्विन ने। अगला सुनिए कि लैमार्क ने कहा मतलब लैमार्क ने कहा कि बाद में वंशजों के जिराफों की गर्दनें लंबी हो गई, है ना, तथा यहाँ पे याद रखना है कि पूर्वरत भोजन हेतु पत्तियों तक पहुंचने की चेष्टा करते थे। यानी ये इनका कहना ये था कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई ना, जिराफों की गर्दनें लंबी होती गई
कि जैसे जैसे मान लीजिए कि ऊपर पतिया है तो वो गर्दन को लमड़ाते गए। तो इसी प्रकार से आते 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 समय बीतते बीतते परिवर्तन होते होते जिराफों की गर्दनें क्या हो गई, लंबी होती गई। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इसके विपरीत डार्विन का मत था कि प्रतिस्पर्धा एवं प्रकृति से चयन के फलस्वरूप गर्दनें लंबी जिराफ का मतलब क्या, लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष रह गए। यानी इनके अनुकूल जो हुआ ना, प्रकृति के अनुकूल जो थे, लंबी जिराफ वाले, लंबे गर्दन वाले जिराफ रह गए और छोटे गर्दन वाले जिराफ मर गए। और इनका कहना यह था कि सबके छोटे ही थे, लेकिन वो पतियों तक पहुंचने के लिए अपने गर्दन को लमड़ाया करते थे। लमड़ाते लमड़ाते एक समय ऐसा आया कि उनका गर्दनें जो हो गई लंबी हो गई। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दनें की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह है कि पिछले वंशजों में उनकी लंबाई बराबर बढ़ती ही गई, है ना। लेकिन किंतु डार्विन ने कहा कि आप देखिए, स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ के ही कायम रह गए, बाकी छोटी गर्दन वाले जिराफ जो थे वो पृथ्वी से विलुप्त हो गए। ठीक है, तो दोनों में विभेद है जो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए कि असमजात अंग क्या है, इनके दो उदाहरण प्रस्तुत करें। असमजात अंग क्या होता है और इसके दो उदाहरण को भी आपको प्रस्तुत करना है। तो असमजात अंग के बारे में अगर बात किया जाए बच्चे, तो असमजात अंग क्या होता है, एक होता है असमजात अंग, एक होता है समजात अंग। और असमजात अंग को ही हम लोग असमृति अंग भी कहते हैं। तो असमजात अंग क्या होता है कि जिसकी बाबू क्या हो, कार्य समान हो और संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, है ना। जिसकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो परंतु कार्य एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असमजात अंग कहेंगे, असमृति अंग भी उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिसका कार्य समान हो लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। जैसे अगर बात किया जाए तो तितली का डैना और पक्षी का डैना, दोनों में अंतर है। तितली का डैना अलग होता है, पक्षी का डैना अलग होता है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, तो दोनों का कार्य उड़ना ही है। यानी दोनों का क्या हो रहा है, कार्य समान, संरचनाएं भिन्न भिन्न। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, असमजात अंग कहलाएगा, है ना। तो आप लोग लिखिएगा कि असमजात अंग क्या होता है, तो लिखिएगा कि वे अंग, मतलब वे अंग होते हैं जो आकार, संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न भिन्न लेकिन कार्य क्या होगा, समान होगा। तो हमने तो यही बताया कि जिसका क्या हो, संरचना अलग हो लेकिन कार्य क्या हो, समान होना चाहिए। कि देखिए हमने क्या बताया कि पक्षी के पंख तथा चमगादड़ का डैना, पक्षी का पंख तथा चमगादड़ का डैना हो गया, चाहे तितली के पंख हो गया, और बाबू ये लिख दीजिएगा मतलब पक्षी के, तितली के पंख और पक्षी के पंख, है ना, दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन कार्य क्या है, चाहे डायना लिख दीजिएगा, कार्य क्या है, एक समान है, दोनों को उड़ना ही है। मछली का पंख, अब देखिए मछली का पंख, है ना, और प्यारे बच्चों डॉल्फिन का पंख, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डॉल्फिन का पंख कुछ अलग होता है और मछली का पंख कुछ अलग होता है, लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है, तैरना ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि मलेरिया एवं निमोनिया का प्रसार किस प्रकार से होता है। तो मलेरिया बाबू किस कारण से होता है, एगो संक्रामक रोग है जो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया। और अगर आपसे पूछा जाएगा निमोनिया, तो निमोनिया क्या है, एगो बिंदु संक्रमण है, ये भी संक्रमण फैलता है जो प्यारे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा क्या होता है, फैलता है। तो लिख दीजिएगा कि मलेरिया का प्रसार मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, जबकि निमोनिया का प्रसार यहाँ पे डिप्लोफोकल, है ना, न्यूमोनिया बैक्टीरिया की मदद से होता है। इसका रोग जनक कौन सा है, तो साल्मोनेला टाइफी नहीं है बाबू, यहाँ पे याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होता है बैक्टीरिया, उसके कारण से ये फैलता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए कि वायु प्रदूषण क्या है। जो हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है ये क्या है, इससे के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख करें। यानी जो वायु प्रदूषण है ये क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव को आपको क्या करना है, बताना है कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो सिंपल सा लिखिएगा आप लोग कि वायु प्रदूषण वायु के संगठन में यदि अवांछित तत्व या यौगिक उपस्थित हो जाए कि मनुष्य, यहाँ आप देखिए, अन्य जानवरों, पादपों तथा भवनों को नुकसान पहुंचाए, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक तथा क्रिया वायु प्रदूषण हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण की प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों कल कारखाने हो गए, चिमनी हो गए, स्वचालित वाहने हो गए, इन सबसे जो हानिकारक गैसें निकलती है, इनसे क्या होता है प्यारे बच्चों, मनुष्य भी क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और चिड़िया, जितने भी जानवर नॉर्मल है वो भी क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, बीमारी पड़ जाता है। जबकि जो घर और बनता है ना, उसमें भी क्या हो जाता है, गंदगी लग जाता है। तो इसके कारण से दुष्प्रभाव भी लिख सकते हैं और वायु प्रदूषण भी आप लिख सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या है कि मनुष्य तथा दूसरे जानवरों के श्वसन हेतु हवा आवश्यक है, इसके प्रदूषण हो जाने से तथा दूसरे जानवरों को श्वसन के लिए रोगी हो जाना,
क्या संभावना ये क्या हो जाएगा, मतलब इसके कारण बाबू क्या होगा कि मनुष्य का दूसरे जानवरों के श्वसन हेतु अथवा आवश्यक है ना, पर इसके प्रदूषण हो जाने तथा दूसरे जानवरों को श्वसन में कोई रोग हो जाने का संभावना है। वायु प्रदूषण में मौजूद जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वायु को प्रदूषित करके भवनों को एवं इमारतों को क्या कर देता है, खूबसूरती जो होता है समाप्त कर देता है। इससे बाबू क्या होता है, अम्लीय वर्षा भी होता है। तो बहुत सारे प्रभाव है, आप लिख सकते हैं। चलिए आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला बाबू, आहार श्रृंखला क्या है, और जलीय परिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला का वर्णन करें। ठीक है, तो आहार श्रृंखला क्या होता है, तो यह एक ऐसा भोजन यहाँ पे संबंध है जिसमें प्रत्येक जीव आगे किसी दूसरे जीव को खाता है, अपने पीछे वाले जीव के द्वारा खाया जाता है, और इस श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है। यानी ऊर्जा का प्रवाह भी क्या होता है, एक दिशा में होता है। यानी आहार श्रृंखला क्या होता है कि याद रख लिया है कि जंगली मतलब क्या, जंगली यहाँ पे बताया गया है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है और आपको लिखना है। यानी आहार श्रृंखला क्या होता है कि ऐसा भोजन संबंध है, यह एक प्रकार का भोजन संबंध है जिसमें प्रत्येक जीव आगे से किसी दूसरे जीवों को खाता है तथा अपना पीछे वाले जीवों के द्वारा खाया जाता है। यानी समझे कि यानी अपने पीछे वाले जीवों के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, और इस श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का भी क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये पहला हमारा क्या है, उत्पादक। अब बाबू चूहा क्या खाएगा, तो मतलब वही सब खाता है, उत्पादक को खाता है ना, लेकिन ये अपने पीछे वाले के द्वारा खाया जाता है चूहा भी, लेकिन चूहा ये बचेगा नहीं। चूहा को कौन खा जाएगा, सांप। तो बाबू सांप क्या कर रहा है, चूहा को तो खा रहा है, लेकिन ये अपने पीछे वाले से बचेगा नहीं, सांप को भी क्या करेगा, बाज क्या करेगा, खा जाएगा। तो यही तो बात बोला गया है इसमें, कि इसमें यह बोला गया है कि आगे किसी दूसरे जीव, यानी जिसमें प्रत्येक जीव आगे से किसी जीव को क्या करता है, खाता है, तथा अपने पीछे वाले जीव द्वारा खाया जाता है। यानी ये तो आगे से किसी को खा रहा है, लेकिन अपने पीछे वाले जीव के द्वारा क्या करा जाएगा, चूहा भी समाप्त हो जाएगा। अब ये चूहा खा लेगा, लेकिन सांप को कौन खा जाएगा, बाज भी क्या करेगा, उसको भी खा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या होता है, आहार श्रृंखला होता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, हम आपको बता दें कि उत्पादक जो होते हैं पौधे होते हैं, है ना। चूहा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और सांप द्वितीय उपभोक्ता हो गया, बाज क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो यही तो कहलाता है बाबू हमारा क्या, आहार श्रृंखला। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आ जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या है कि इनके अधिक, यहाँ पे देख लीजिए, दूध, मांस, अंडे का उत्पादन हो सकता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न जीवों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है। इनमें प्राप्त जीव अधिक कार्यशील होते हैं। ये जंतु आर्थिक संरचना यहाँ पे वृद्धि करने के आधार पर स्तंभ होते हैं। ये दो बार हो गया है ना। आगे बढ़ जाइए, रोजनी वृत्ति किसे कहते हैं, रोजनी वृत्ति क्या है। तो बाबू जब महिलाएं जो होती है 40 साल की अवस्था में पहुंचती है, तो उसमें से क्या होता है कि मध्य चक्र जो होता है प्यारा बच्चों, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है प्यारा बच्चों, अचानक समाप्त हो जाता है ना। स्त्रियों में लगभग 40 वर्ष के आयु में क्या होता है, जो चक्र होता है ना, मासिक चक्र, है ना, जो मासिक चक्र होता है ये क्या होता है, अनियमित हो जाता है और धीरे धीरे अचानक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यह स्थिति आप देखिए एस्ट्रोजन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। रोजनी वृत्ति के पश्चात स्त्रियां गर्भ धारण करने में क्या होगी, असमर्थ होगी, क्योंकि अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाते हैं। इसीलिए प्रजनन क्षमता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके ठीक विपरीत पुरुष में शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे अंतिम समय तक होता रहता है, किंतु उसका मैथुन क्षमता आयु के साथ साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपको क्लियर रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि जलोवृद्धि, मृद वृद्धि और यहाँ पे देखिए समूह वृद्धि के बारे में लिखे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जलोवृद्धि क्या है ना, तो लिखिएगा कि पादप जो केवल जल या अत्यधिक नमी वाली मिट्टी में वृद्धि करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जलोवृद्धि कहते हैं, जैसे कमल, जलकुंभी, है ना। बाबू वैसे पादप जो केवल अत्यधिक जल, है ना, या प्यारे बच्चों याद रखना, नम मिट्टी में क्या करे, वृद्धि करे, उसे जलोवृद्धि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बाबू कमल हो गया, है ना, और जलकुंभी हो गया। चले मृद विद्यु यहाँ पे याद रखिए कि पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं, जैसे क्या बाबू याद रखना, मरुस्थल, जैसे नागफनी, है ना। अब समुद्र विधि क्या होता है, वे स्थलीय पादप जो ना तो यहाँ देखिए विशेष सूखे में, ना तो विशेष नम वातावरण के अनुकूल होते हैं, जिन्हें वृद्धि करने के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समुद्र वृद्धि कहते हैं। तो ये भी
आप लोगों ने उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छी से समझ गए होंगे कि अगर जलोप विधि पूछे जिसमें क्या हो, अत्यधिक जल की और नमी की आवश्यकता होगी। अगर पूछा जाएगा मरुद विधि यानी अत्यधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी, और ये होता है जो दोनों के वातावरण के अनुकूल रहे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला, कि जंतु प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी जंतुओं को प्रजनन क्यों कराया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो लिखिएगा आप लोग कि जंतु प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, वृद्धि दर में सुधार, है ना, अत्यधिक दूध, मांस, अंडे, ऊन आदि में उत्पादन में क्या होगा, सुधार होगा। दूध, मांस, अंडे आदि गुणवत्ता में भी क्या होगा, सुधार होगा। विभिन्न रोगों के लिए क्या होगा, रोधिता में सुधार होगा। उत्पादक जीवन काल में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसीलिए बाबू जंतु प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। जब दो अच्छे नस्लों के बीच क्या होता है, 4 से 6 पीढ़ी तक संगम कराया जाता है, जिसे अंतः प्रजनन भी कहा जाता है। तो ये आप सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, आप सभी बच्चे इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया बाबू, ये 20 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सभी बच्चों से यही निवेदन है मेरा कि आप इसमें का जो भी क्वेश्चन याद ना हो उसे क्या करिएगा, लिख के याद करिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है, लिख के याद कर लीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। और उससे अच्छी बात यह है कि आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ जाते हैं तो उससे अच्छा चीज कोई नहीं है ना। 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, 1 बार और देख लीजिएगा, वो भी स्पीड बढ़ा के। अगर देखना होगा तो 1 से 1 बार और देख लीजिएगा, लेकिन स्पीड बढ़ा के देखिएगा ताकि आपको फिर से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और आप इसे क्या कर ले, याद कर ले। तो जितने भी सारे बच्चे हैं आप लोग क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पे क्या करिएगा, सभी बच्चे यहाँ पे लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, सभी बच्चे क्या करिएगा, लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। आपकी 1 लाख की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको सेव कर लें। सभी बच्चे एक बार क्या करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे, अब मिलेंगे कब, तो अगला नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है उसमें हम मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के बाबू पढ़ाई करते रहिए। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।